नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा 2026 के परिणाम किए घोषित। आधिकारिक पोर्टल पर जारी हुआ परिणाम। 20 लाख से अधिक परीक्षार्थियों में से 11,20,000 से ज्यादा छात्रों ने पास की नीट परीक्षा। कल देश को मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद में दिखाएंगे हरी झंडी। जालंधर से करेंगे 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास। हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई भारत की प्राथमिकता। 5वें बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स कॉन्क्लेव में बोले एनएसए अजीत डोभाल। सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुखों के साथ की व्यापक चर्चा। सड़क सुरंग, हवाई अड्डे और बंदरगाहों की सैन्य अभियानों में अहम भूमिका। सीमा सड़क संगठन के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव में बोले रक्षा मंत्री। कहा, सड़क बनाने वाला हर कर्मी भी राष्ट्र का प्रहरी। जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ रथ यात्रा का आरंभ। पुरी में लाखों की संख्या में जुटे भक्त। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह हुए मंगला आरती में शामिल। देश के अलग अलग शहरों में भी निकाली गई रथ यात्रा। और अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। कहा, हमला हुआ तो तबाह कर देंगे क्षेत्र के सभी बुनियादी ढांचे। खाड़ी देशों ने बढ़ाई सुरक्षा। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस वर्ष करीब 11,20,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों में 58% से अधिक छात्राएं हैं। वहीं 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की फाइनल आंसर की जारी की थी। री नीट यूजी परीक्षा 21 जून को देश भर के 551 शहरों के 5,440 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परिणाम में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोनों अभ्यर्थियों ने 720 में से 715 अंक हासिल कर नीट यूजी 2026 में टॉप किया है। देश अब हरित परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग लगाने जा रहा है। रेलवे के इतिहास में पहली बार हाइड्रोजन चालित ट्रेन पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जींद से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यही नहीं, इस अवसर पर हरियाणा को सड़क, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की भी सौगात मिलेगी। नमो ग्रीन रेल, और ये ट्रेन हाइड्रोजन से चलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा जो इस टेक्नोलॉजी पे ट्रेन को रन करेंगे। और सबसे खास बात इस ट्रेन की है कि ये दुनिया में अभी तक सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेन रहेगी। देश की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच देखने को मिलेगी। ट्रेन के गति पकड़ने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिनके पास हाइड्रोजन चालित ट्रेनें परिचालन में हैं। हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी ताकत इसके सिलेंडर होते हैं। ये सिलेंडर आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ये सिलेंडर लगे हुए हैं और पीछे तक कुछ इसी तरीके से लगे हुए हैं। इनकी संख्या 27 है। हाइड्रोजन को बिजली में बदलकर चलने वाली ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन की होगी। इसमें पानी का भाप भी उप उत्पादन के रूप में निकलता है। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन में 10 कोच हैं, जो इसे अब तक की विकसित की गई सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में से बनाती है। हरियाणा के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए जींद के लिए बड़े गर्व की बात है कि देश की पहली ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच में चलेगी।
जींद में ही हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ साथ राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। इसमें सुलभ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अंबाला काला अम्ब राजमार्ग, जिंद गोहाना ग्रीनफील्ड राजमार्ग, हांसी बरवाला ब्राउनफील्ड राजमार्ग, कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक शामिल है। इसके साथ ही पीएम मोदी पंडित नेकी राम शर्मा सरकारी मेडिकल कॉलेज भिवानी, महर्षि चौहान मेडिकल कॉलेज और राव तुला राम अस्पताल, कोरियाबास, नारनौल सहित प्रमुख चिकित्सा संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ साथ ही कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की भी स्थापना प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, जो सिख धर्म के तमाम जो लोग रहे हैं उनकी शिक्षा और उनके योगदान को भी लोगों को बताएगा। कैमरामैन मोर मुकुट और अपने सहयोगी निशांत राय के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जिंद, हरियाणा। हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी लगभग 2 घंटे में तय करेगी। हाइड्रोजन ट्रेन के परिचालन का रेल यातायात और पर्यावरण पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। पर्यावरण के अनुकूल और ज्यादा ऊर्जा कुशल पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। जी हां, भारतीय रेल अब रफ्तार के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। देश में पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को ऊर्जा के क्षेत्र में एक युगांतकारी बदलाव माना जा रहा है, जो प्रगति का सूचक है। जींद सोनीपत रेलखंड पर चलने वाली ये 10 कोच वाली ट्रेन जहां डीजल पर निर्भरता और ईंधन खर्च को कम करेगी, वहीं बिना इलेक्ट्रिफिकेशन वाले रेल मार्गों पर भी ये उपयोगी साबित होगी। 1200 किलोवाट वाले इंजन, आधुनिक सुरक्षा सेंसर और इमरजेंसी सिस्टम से लैस इस ट्रेन में 24 घंटे निगरानी और प्रशिक्षित तकनीकी टीमें भी तैनात रहेंगी। लेकिन सवाल ये कि कैसे चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन और इसके पीछे का साइंस क्या है, आइए आपको समझाते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक यानी हाइड्रोजन का उपयोग कर जो केमिकल की प्रक्रिया है, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करना, जिसमें केवल भाप ही उत्सर्जित होती है। और इस तरह से ये पारंपरिक जो जीवाश्म ईंधन है उस पर आधारित जो अलग अलग रेल प्रणालियां हैं उसका एक स्वच्छ विकल्प है। अब होता यह है कि टैंक में स्टोर्ड हाइड्रोजन गैस फ्यूल सेल तक पहुंचती है, जहां ऑक्सीजन के साथ एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से बिजली पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्यूल सेल आखिर है क्या। आपको बताएं कि फ्यूल सेल ऊर्जा उत्पन्न करने का एक नया तरीका है। यह एक प्रकार की बैटरी है। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली बनाती है और इससे केवल भाप निकलता है, धुआं या प्रदूषण नहीं होता। इसके साथ साथ ये बिजली को इलेक्ट्रिक मोटर से चलाती है, जिससे ट्रेन आगे बढ़ती है। हाइड्रोजन ट्रेन में हाइड्रोजन गैस ही ईंधन का काम करती है और ये गैस फ्यूल सेल बिजली बनाती है और बिजली मोटर को चलाकर ट्रेन को गति देती है। इसीलिए इसे स्वच्छ, ग्रीन और वातावरण के अनुकूल ट्रेन माना जाता है। ईंधन भरने के लिए हाइड्रोजन की जो संपीड़न प्रणाली है उसके साथ साथ आवश्यक तकनीकी सहायता और महत्वपूर्ण पुर्जे यहां उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि विश्वसनीय और त्रुटि रहित संचालन की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। और इसका हम कह सकते हैं रिजल्ट ये कि शांत और प्रदूषण मुक्त संचालन सुनिश्चित हो पाता है। इसके अलावा जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो बैटरी में ही स्टोर हो जाती है फ्यूचर पर्पस के लिए। किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए अलग से एक कंप्रेसर यूनिट की व्यवस्था भी की जा रही है। हाइड्रोजन उत्पादन, उसका भंडारण और वितरण केंद्र में स्थापित हाइड्रोजन रिसाव और आग का पता लगाने वाले विभिन्न सुरक्षा सेंसर्स की नियमित रूप से जांच और सफाई की जाएगी, ताकि धूल जमा ना हो और सुरक्षित संचालन पॉसिबल हो पाए। हाइड्रोजन तकनीक नेट जीरो कार्बन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगी। इसके साथ ही हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना को बढ़ावा देने में भी ये तकनीक मददगार है। इस योजना के तहत ऐसे मार्गों पर स्वच्छ ऊर्जा आधारित ट्रेन संचालन की संभावना बढ़ जाएगी जहां इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत चुनौतीपूर्ण है।
और इस तकनीक के उपयोग से देश में ग्रीन हाइड्रोजन की मांग जहां बढ़ेगी, वहीं उत्पादन संयंत्रों और स्थानीय रिफिलिंग स्टेशनों में भारी निवेश आएगा। हाइड्रोजन आधारित रेल प्रणालियों को अगर हम देखें तो सतत परिवहन के लिए एक आशाजनक समाधान के रूप में वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। इस पहल के साथ भारत, जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया, जो स्वच्छ रेल परिवहन के लिए हाइड्रोजन के उपयोग की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। ये तकनीक अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, इसलिए वर्तमान में केवल कुछ ही देश ऐसी प्रणालियों का संचालन या परीक्षण कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन ट्रेन आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देगी, साथ ही स्वदेशी तकनीक से विकास के बढ़ते नए आर्थिक अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जालंधर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशंस का उद्घाटन करेंगे। अमृतसर और वाराणसी के बीच चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके अलावा पंजाब में सड़क अवसंरचना का मजबूती देने के लिए 3070 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट बनकर तैयार है। यात्री सुविधा, सुरक्षा की दृष्टि से ये स्टेशन अब आधुनिक और दक्ष है। इसी आधुनिक सुविधाओं के साथ जालंधर सहित देश के 75 स्टेशन तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री सभी का उद्घाटन करेंगे। विकास भी विरासत भी के मंत्र के साथ इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण हुआ है। स्टेशन की वास्तुकला में स्थानीय स्थापत्य और संस्कृति को भरपूर स्थान दिया गया है। इन स्टेशनों के पुनर्निर्माण में 1570 करोड़ रुपए की लागत आई है। जिनका उद्घाटन होगा, सबसे बड़ा ये है जो 100 करोड़ के से ऊपर है। बाकी पंजाब में अनंदपुर साहब है, गुरु खालसे की धरती, और साहिबजादा अजीत सिंह नगर जो साहिबजादा जी के नाम पे ऊपर है, महाली का रेलवे स्टेशन और श्री मुक्तसर साहब। ये 4 स्टेशन पंजाब के हैं जो अभी तैयार हैं। बाकी 30 हो रहे हैं। जिस जिस तरीके से तैयार होते जाएंगे ये लोगों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी करेंगे। परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क को मजबूत करना, यात्री सुविधा में सुधार लाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री 830 करोड़ रुपए की लागत से बनी दौलतपुर चौक करतोली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। इससे पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच रेल संपर्क काफी मजबूत होगा। वहीं करतोली अंबाला और अमृतसर वाराणसी रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर स्टेशन बनी है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, रायगढ़ से हूँ। हम लोग अमृतसर जा रहे हैं। स्टेशन तो बहुत शानदार बना है, एयरपोर्ट वाला फील है। अभी यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, जैसे कि लाइक शॉप्स वगैरह हो गए। इट मेक्स द ट्रैवल मच मोर ईजियर, कि मतलब हम लोग ट्रैवल ईजी कर पाते हैं। रेल के अलावा पंजाब में सड़क अवसंरचना को मजबूती देने के लिए 3070 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व आधारशिला भी रखी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री 25.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड दक्षिण लुधियाना बाईपास के विकास की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालंधर दौरे से न केवल जालंधर बल्कि पूरे पंजाब के विकास को नई रफ्तार मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ काशी से आवाजाही और आसान होगी। कैमरामैन ललित के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जालंधर। भारत के रेलवे स्टेशंस का बदलता स्वरूप देश की विकास यात्रा की नई कहानी लिख रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के जरिए स्टेशंस को आधुनिकता, सुविधा और संस्कृति के संगम के रूप में विकसित किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अब तक 1340 रेलवे स्टेशंस का आधुनिक स्वरूप में पुनर्विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशंस का उद्घाटन करेंगे। 20 राज्यों में फैले 75 अमृत स्टेशंस का उद्घाटन अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में से एक है। इन स्टेशंस को आधुनिक और यात्री अनुकूल सुविधाओं में बदला गया है। विरासत भी, विकास भी की भावना से पुनर्निर्मित इन स्टेशंस में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला को दर्शाने वाले पहलू भी शामिल किए गए हैं।
शुक्रवार को प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क अवसंरचना से जुड़ी 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वो चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर और एडवांस्ड न्यूरो साइंसेज सेंटर का उद्घाटन करेंगे। 300 बिस्तरों और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस पीजीआई का ये नया सेंटर मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीजीआई चंडीगढ़ में 3 अलग अलग ब्लॉक्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। फिलहाल हमारी मौजूदगी पीजीआई चंडीगढ़ में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर के बाहर है और सामने बेहद खूबसूरत और अत्याधुनिक ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इस पूरी बिल्डिंग की बात करें तो करीब 505 करोड़ की लागत से ये पूरी बिल्डिंग बनाई गई है। सेंटर के एडवांस न्यूरो साइंसेज सेंटर के जरिए न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरो क्रिटिकल केयर की सुविधाएं एक ही जगह मिल सकेंगी। वहीं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 150 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की भी आधारशिला रखी जाएगी। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एवं न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट का उद्घाटन 1967 में हुआ था। टिल 2026 न्यूरोलॉजी हैज हैड 25 बेड्स एंड न्यूरोसर्जरी हैज आल्सो हैड 25 बेड्स। सो हमारा कंबाइंड न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी वार्ड वाज ओनली 50 बेड्स। Now with the inauguration of the Advanced Neuroscience Center, we are going to have a giant leap from 50 to 400 beds. So this is a massive shot in the arm of our doctors, our healthcare professionals who love only one thing, that is patient care. मोहाली जिले के आईटी सिटी से कुराली तक बनने वाले 6 लेन के ग्रीनफील्ड राजमार्ग का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। वहीं 6 लेन वाले जीरकपुर ग्रीनफील्ड बाईपास और अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड के PR 7 मार्ग की भी वे आधारशिला रखेंगे। चंडीगढ़ में शुरू हो रही विकास परियोजनाओं से शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, साथ ही यात्रियों के लिए सुगम, तेज और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित होगी। चंडीगढ़ से आकांक्षा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई और आर्थिक स्थिरता उसकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। नई दिल्ली में आयोजित 5वें बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुखों के साथ व्यापक चर्चा की। सम्मेलन के दौरान श्रीलंका, थाईलैंड और बांग्लादेश के साथ हुई अलग अलग द्विपक्षीय बैठकों में समुद्री सुरक्षा से लेकर सीमा पार आतंकवाद और साइबर खतरों तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। 5वें बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स कॉन्क्लेव भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति के लिहाज से बेहद अहम साबित हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी बिम्स्टेक देशों के NSA के साथ ही वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी भी शामिल हुए। सम्मेलन में सभी देशों का फोकस आतंकवाद से निपटने पर रहा। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। संगठित अपराध की रोकथाम और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने पर भी व्यापक बातचीत हुई। इसके साथ ही ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने पर भी मंथन हुआ। सम्मेलन में पूरे क्षेत्र में उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने पर भी फोकस रहा और इसके लिए मिलकर काम करने पर भी बात हुई। We strive to achieve a great future, sharing prosperity and resilience for all our people. We have advanced and strengthened cooperation in fighting terrorism, combating transnational organized crime, cyber threats, meeting maritime challenges, and we are poised to combat new and emerging threats together. बिम्स्टेक सम्मेलन में भारत के अलावा सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के अधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी भी मीटिंग में मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान NSA अजीत डोभाल ने श्रीलंका, थाईलैंड और बांग्लादेश के अपने समकक्षों के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें भी की। श्रीलंका के रक्षा सचिव AVM संपत युवाकोंथा के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, समुद्री निगरानी और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। वहीं थाईलैंड के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव चटचाई बंगचुआड के साथ भारत, म्यांमार, थाईलैंड
एंड त्रिपक्षीय राजमार्ग की सुरक्षा, साइबर अपराध, इंटेलिजेंस शेयरिंग और अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट्स के खिलाफ साझा कार्रवाई पर सहमति बनी। बांग्लादेश के रक्षा सलाहकार के साथ मीटिंग में समुद्री सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर चर्चा हुई। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी पर भी बात हुई। इंटेलिजेंस शेयरिंग और अवैध घुसपैठ रोकने पर भी बात हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों को मिलकर काम करना होगा। For India, BIMSTEC represents our vision of neighborhood first, our commitment to Act East policy and the Mahasagar vision, which stands for mutual and holistic advancement for security and growth across regions. बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 7 है। बिम्स्टेक देश में करीब 1.8 अरब लोग रहते हैं, जो कि दुनिया की कुल आबादी का 22% है, जबकि इन देशों की संयुक्त जीडीपी $5 ट्रिलियन से अधिक है। क्षेत्रीय सुरक्षा से लेकर आर्थिक स्थिरता तक नई दिल्ली में हुई यह बैठक केवल सुरक्षा एजेंसियों की औपचारिक बैठक नहीं रही, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में साझा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आई। भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र ही पूरे इंडो पैसिफिक की मजबूती की आधारशिला बनेगा। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बात कर संवेदनाएं प्रकट की। इस बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मेरी बातचीत हुई। मैंने उनके पिता और कतर के पूर्व अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर अपनी ओर से गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। मैंने भारत के प्रति उनके गहरे स्नेह, कतर में भारतीय समुदाय के प्रति उनके आत्मीय व्यवहार तथा भारत कतर संबंधों को मजबूत बनाने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को याद किया। उनकी अमूल्य विरासत हमारे दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर प्रेरित करती रहेगी। देश की सीमाओं को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। बदलते सुरक्षा परिदृश्य में आधुनिक तकनीक और मजबूत सामरिक अवसंरचना को नई दिशा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में बीआरओ रणनीतिक अवसंरचना सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ की नई डिजिटल परियोजनाओं का शुभारंभ किया और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप संगठन की भूमिका को रेखांकित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ रणनीतिक अवसंरचना सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने बीआरओ की नई डिजिटल परियोजना प्रबंधन और भर्ती प्रणालियों का शुभारंभ किया। साथ ही संगठन के 3 प्रमुख प्रकाशनों का विमोचन और बीआरओ गान का अनावरण भी किया। रक्षा मंत्री ने सामरिक अवसंरचना विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली परियोजनाओं को सम्मानित किया। सम्मेलन में सेना के वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता, अवसंरचना विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और प्रौद्योगिकी साझेदार शामिल हुए। सम्मेलन में सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक अवसंरचना विकास को गति देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार और सतत निर्माण पद्धतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिक सैन्य तकनीकों के विकास के बावजूद सड़कें, सुरंगें, हवाई अड्डे और बंदरगाह जैसे सामरिक ढांचे भविष्य के सैन्य अभियानों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण बने रहेंगे। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि बीआरओ ने एक साधारण सड़क निर्माण एजेंसी से आगे बढ़कर दुनिया के प्रतिष्ठित सामरिक अवसंरचना संगठनों में अपनी अलग पहचान बनाई है। टेक्नोलॉजी के एडॉप्टेशन के मामले में बीआरओ को अग्रिम पंक्ति का मैं एक संगठन मानता हूं। अटल टनल हो, शेरा टनल हो, आज जिस गति से आप सभी लोग कठिन से कठिन टेरेन में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में सड़कें और हाईवे बना पाने में सक्षम हैं, ऐसा
हमारे इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि बीआरओ का लक्ष्य केवल सड़कें बनाना नहीं, बल्कि दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों तक हर प्रकार की कनेक्टिविटी पहुंचाकर वहां के नागरिकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। इससे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का विश्वास और राष्ट्रीय एकीकरण दोनों मजबूत हुए हैं। हमारा लक्ष्य केवल भारत के नक्शे पर सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि भारत के हर नागरिक के मन में यह विश्वास बनाना है कि देश का कोई भी कोना अब हमसे दूर नहीं है। हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि आने वाले समय में बीआरओ की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए संगठन को नई तकनीकों को तेजी से अपनाना होगा। युद्ध का पहला मोर्चा कभी कभी सीमा पर नहीं है, बल्कि उस सड़क पर बनता है जो सैनिक को सीमा तक पहुंचाती है। इसलिए जो सड़क बनाता है वह भी राष्ट्र की सुरक्षा का उतना ही बड़ा प्रहरी है। बीआरओ रणनीतिक अवसंरचना सम्मेलन ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि बदलते सुरक्षा परिवेश में अत्याधुनिक तकनीक, मजबूत कनेक्टिविटी और आधुनिक सामरिक अवसंरचना ही देश की सामरिक क्षमता को नई मजबूती देंगे। सरकार का जोर सीमावर्ती क्षेत्रों में तेज, सुरक्षित और आधुनिक अवसंरचना विकसित कर राष्ट्रीय सुरक्षा को और सशक्त बनाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री कोयल मलिक ने भी राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि बुधवार शाम तक राज्यसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर सांसदों की सूची में कोयल मलिक का नाम मौजूद था, लेकिन गुरुवार सुबह अचानक बदले घटनाक्रम से बंगाल की सियासत गर्मा गई। राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन को लिखे एक पत्र में कोयल मलिक ने लिखा कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं, कृपया इसे स्वीकार किया जाए। पार्टी से राज्यसभा पद छोड़ने वाली वो चौथी सांसद हैं। कोयल से पहले भी 3 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़कर पहले ही राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके 3 पूर्व सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक-बराइक भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कोयल मलिक के इस्तीफे के बाद राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की संख्या घटकर 9 रह गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टूटती नजर आ रही है। ज्यादातर सांसद और विधायक पार्टी से दूर हो चुके हैं। कोयल मलिक के इस्तीफे को टीएमसी और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एक बड़े राजनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने बेंगलुरु में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों की 5वीं बैठक का उद्घाटन किया। 16 और 17 जुलाई को चलने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन का फोकस वैश्विक मानकीकरण पर है। आज बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को लेकर एक औपचारिक एमओयू पर हस्ताक्षर है। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि ये एमओयू सदस्य देशों के बीच जानकारी साझा करने, तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में भारत ने मानकों में बड़ी बढ़त हासिल की है। आज भारत के पास 23,300 मानक हैं। बहुत जल्द ये संख्या 25,000 तक पहुंच जाएगी। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मंत्री ने इसे ग्लोबल गुड के लिए भारत की प्रतिबद्धता बताया। Goal of the meeting is to strengthen the cooperation in standardization. We have now India, in last 12 years, we have increased our standards like anything. Now our standards is almost nearing 23,300 exactly, and further standards are also coming out. So very shortly we will be having around 25,000 standards in the country. This is the our highest, and this has a very rapid growth in 12 years. क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और सशक्त बनाने की दिशा में आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उड़ान योजना के अगले चरण के क्रियान्वयन पर कार्यशाला आयोजित की गई। उड़े देश का आम नागरिक
उड़ान योजना का उद्देश्य देश के छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को सस्ती हवाई सेवाओं के माध्यम से जोड़ना है, जिससे आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा अधिक सुलभ और किफायती बन सके। कार्यशाला में योजना के अगले चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्यों, एयरलाइंस, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और अन्य हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और विस्तार करते हुए देश के अधिक से अधिक नागरिकों तक हवाई यात्रा की सुविधा पहुंचाना है। No other country would have developed their civil aviation network the way India has developed in the last 10 years. How and why? Because of the Udan scheme and because of our Honorable Prime Minister, his vision, his dedication to the nation and his strong decisiveness on taking decisions. All this has helped. We are taking it forward. And I'm very excited as a minister also that we are doing such a brilliant scheme in civil aviation. आस्था, परंपरा और संस्कृति के अद्भुत संगम का आज पूरा देश साक्षी बन रहा है। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में करोड़ों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लिया। पुरी में महाप्रभु के दिव्य दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ा तो देश के कई अन्य शहरों में भी भक्ति का वही उल्लास देखने को मिला। तमाम शहरों में निकाली गई यात्राओं में जहां भक्तों की भीड़ नजर आई तो मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। देखिए, श्रद्धा और समर्पण से सराबोर ये विशेष रिपोर्ट। सजे रथ पर विराजे जग के नाथ, आस्था ने थाम लिया हर हाथ, भक्ति भाव से गूंजा संसार, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया का दिन भोर की पहली किरण के साथ ही देश भर में भक्ति की लहर दौड़ गई है, जिसने आकाश से लेकर धरा तक गुंजायमान कर दिया है। ओडिशा के पुरी से लेकर गुजरात के अहमदाबाद, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, दिल्ली और वाराणसी तक हर शहर की सड़कें महाप्रभु के स्वागत में पलके बिछाई नजर आईं। पूरा देश एक ही रंग में रंगा है, भक्ति का रंग। शंख की गूंज, नगाड़ों की थाप और लाखों कंठों से एक साथ निकलता जय जगन्नाथ का उद्घोष। सनातन धर्म के सबसे विराट उत्सव भगवान जगन्नाथ के विश्व विख्यात रथ यात्रा का ये पावन दिन है, जिसकी प्रतीक्षा हर श्रद्धालु वर्ष भर करता है। भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आए और जैसे ही महाप्रभु के रथों की रस्सियों पर हजारों लाखों हाथ एक साथ जुटे, पूरा पुरी जय जगन्नाथ, जय बलभद्र और देवी सुभद्रा के जय घोष से गूंज उठा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पूरे वैदिक विधि विधान और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ भव्य रूप से आरंभ हो चुकी है। तय परंपरा के अनुसार तीनों दिव्य रथों को खींचने की शुरुआत हुई और लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भगवान बलभद्र का तालध्वज रथ, देवी सुभद्रा का दर्प दलन रथ और अंत में भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर रवाना हुआ। भक्तों का उत्साह ऐसा था कि बारिश से भी उनकी आस्था पर कोई असर नहीं पड़ा। इससे पहले पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव ने सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार स्वर्ण जड़ित झाड़ू से तीनों रथों की सफाई कर छेरा पहरा अनुष्ठान संपन्न किया और पवित्र जल का छिड़काव किया। इसके बाद लकड़ी के घोड़े जोड़े गए और जैसे ही रथ आगे बढ़े, पूरा पुरी भक्ति के सागर में डूब गया। महाप्रभु की ये रथ यात्रा अब अगले 9 दिनों तक चलेगी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा गुंडीचा मंदिर में विराजमान रहेंगे। 24 जुलाई को बाहुदा यात्रा के साथ तीनों वापस श्री मंदिर लौटेंगे और 25 जुलाई को सुनावेश के अवसर पर स्वर्णाभूषणों से उनका श्रृंगार किया जाएगा। सिर्फ पुरी ही नहीं, बल्कि पूरा देश भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में 400 वर्ष पुराने जगन्नाथ मंदिर में 149वीं ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पारंपरिक छेरा पहरा की रस्म निभाते हुए सोने के झाड़ू से रथ के मार्ग की प्रतीकात्मक सफाई की। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तड़के मंदिर पहुंचे और मंगला आरती में शामिल हुए। लगभग 16 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में भी भक्तिमय माहौल देखने को मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
त्यागराज नगर में आयोजित रथ यात्रा में भाग लिया। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं के साथ रथ की रस्सी खींचकर आस्था का संदेश दिया। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इस्कॉन की 55वीं वार्षिक रथ यात्रा का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राधा माधव की आरती की और भगवान जगन्नाथ के रथ के समक्ष पारंपरिक छेरा पहरा अनुष्ठान निभाने के साथ रथ यात्रा का शुभारंभ किया। दरअसल जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस महान परंपरा का प्रतीक है जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों से मिलने उनके द्वार तक आते हैं। ये उत्सव समानता, सेवा, समर्पण और लोक कल्याण का संदेश देता है। और जब लाखों हाथ एक साथ महाप्रभु के रथ को आगे बढ़ाते हैं, तब वो केवल लकड़ी का रथ नहीं चलता, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और सनातन संस्कृति की अमर परंपरा आगे बढ़ती है। ओडिशा के पुरी से सिंपुल नायक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नोएडा में भी धूमधाम से निकाली गई। रथ यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने नोएडा की सड़कों पर जय जगन्नाथ का उद्घोष किया। नोएडा सेक्टर 121 से शुरू हुई इस रथ यात्रा का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। नोएडा में भी काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ सेक्टर 121 स्थित जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में हर उम्र के जो श्रद्धालु हैं वो मौजूद हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, तमाम जो श्रद्धालु हैं इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में महिलाएं भी देखी जा सकती हैं जो यहाँ पर रस्से को खींच रही हैं। कहीं न कहीं सारथी बनने का प्रयास किया है भगवान जगन्नाथ का। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा उत्साह का माहौल है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। भगवान जगन्नाथ का बहुत उत्साह लगता है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पहली बार मुझे देखने को दर्शन भी मिले और मुझे ये सेवा का मौका भी मिला है। बहुत खुशी की माहौल है यहाँ पे, बहुत भीड़ देख रहे हैं आप, जैसे भी देख रहे हैं कितनी लोग खुशी के साथ ही यहाँ पे रस्सी खींच रहे हैं। बहुत देखो, किसी के पैर में चप्पल भी नहीं है, जूते भी नहीं है, तभी भी लोग इतनी खुशी से खींच रहे हैं रस्सी। मैं हर साल यही दुआ करूंगी मुझे भी यही मौका हर साल मिले। हमारे साथ मौजूद हैं जगन्नाथ मंदिर के अध्यक्ष प्रमोद बहल जी। आज कितना गर्मी होने के नात देखिए, छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े से लेकर और कोई गरीब को नहीं, गरीब को काट करके आज भक्त मेरे को लगभग जो है 5 से 10 हजार लोग अभी यहाँ है। और मैं ये कहूँगा भगवान जी दिन में, साल में एक बार मौका मिलता है। भगवान जी 365 दिन चलाते हैं और भगवान जी को आज एक दिन हम लोग को चलाना है, भगवान जी का सारथी बनना है। देख सकते हैं यहाँ काफी संख्या में बच्चे भी शामिल हो रखे हैं इस यात्रा के अंदर। तो एक अलग उत्साह का माहौल नोएडा के अंदर भी भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर है। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, नोएडा। भगवान श्री जगन्नाथ की भक्ति, भारतीय संस्कृति और सामाजिक समरसता का भव्य संगम हरियाणा के गुरुग्राम में देखने को मिला। साई का आंगन में तीसरी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 का आयोजन किया गया। डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी के मार्गदर्शन में आयोजित इस आध्यात्मिक आयोजन में श्रद्धालु भक्ति में मगन नजर आए। पारंपरिक पहाड़ी बीजे, छेरा पहरा और रथ खींचने की पवित्र परंपरा के साथ ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत की भी झलक देखने को मिली। ये आई थिंक एनसीआर में सबसे बड़ा रथ होगा। पिछले बार भी गवर्नर साहब आए थे और यहाँ पर ये इस आंगन में हर देव देवता के कल्चर हम करते हैं। जगन्नाथ जी को मंदिर में बहुत लोग दर्शन नहीं कर पाते, इसलिए भगवान को दर्शन करने जाने की जगह भगवान खुद ही सड़क पर आ जाते दर्शन देने के लिए। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा ये विश्व प्रसिद्ध है। पुरी में हमारा मूल पीठ जगन्नाथ जी जगन्नाथ धाम से आज यात्रा शुरू हो रहा है। यहाँ दिल्ली का गुरुग्राम में हमारा परम पूजनीय गुरु जी चंद्रभानु सतपथी जी का
देखरेख में यहाँ साई आंगन में भी रथ यात्रा हो रहा है। मैं बहुत जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि जगत कल्याण हो, सबको अच्छा से रखे और इस साल बहुत बढ़िया हो जाए। रथ यात्रा के पावन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक लेख साझा कर रथ यात्रा और भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। राष्ट्रपति ने लिखा कि वो बचपन से ही भगवान जगन्नाथ की परम भक्त रही हैं। उन्हें हर पल भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति का एहसास होता है। राष्ट्रपति ने अपने लेख में उस पल का भी जिक्र किया है जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले भगवान से इस पद की जिम्मेदारियों का बेहतर ढंग से निर्वहन करने की प्रार्थना कर रही थी और भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से सब कुछ सही ढंग से संपन्न हो गया। दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ईशा फाउंडेशन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सदगुरु द्वारा स्थापित ईशा आउटरीच का वार्षिक ग्रामीण खेल महोत्सव ईशा ग्रामोत्सव 2026 इस वर्ष अपने 18वें संस्करण में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन बनने जा रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के गांव भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इनके साथ ओडिशा, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी सहित कुल 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 40,000 गांवों से 80,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में करीब 7,000 टीम्स और लगभग 15,000 महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। प्रतियोगिता में पुरुषों के लिए वॉलीबॉल और महिलाओं के लिए थ्रो बॉल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। क्लस्टर, डिविजनल और ग्रैंड फिनाले के माध्यम से आयोजित इस टूर्नामेंट के विजेताओं को 1 करोड़ रुपए से अधिक की कुल पुरस्कार राशि दी जाएगी। ग्रैंड फिनाले 6 सितंबर 2026 को कोयम्बटूर स्थित ईशा योग केंद्र में आयोजित होगा। This year we are doing the biggest ever Isha Gramotsavam. We are conducting this initiative across 10 states in the country. For the first time, the matches are happening across Uttar Pradesh, Haryana, Himachal Pradesh, Maharashtra and all the other southern states. This is a grassroots level initiative where only the rural people are allowed to participate. People who have played professional sport, they are excluded from this competition. There is also a prize pool of about 1 crore across all the 3 stages of the tournament. We encourage all the rural youth to make use of this opportunity and come forward and participate in this initiative. Let's together try to create a playful and joyful Bharat. केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने बेंगलुरु के जलाहल्ली स्थित विवादित 430 एकड़ एचएमटी जमीन का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रेस्टीज केंसिंगटन अपार्टमेंट के आसपास के क्षेत्रों सहित पूरी जमीन का मौके पर जाकर जायजा लिया। कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार के उस दावे को खारिज किया जिसमें इस जमीन को वन विभाग की संपत्ति बताया गया है। कुमारस्वामी ने कर्नाटक वन विभाग के अर्ध न्यायिक आदेश का विरोध किया जिसमें एचएमटी को 15,000 करोड़ रुपए मूल्य की 430 एकड़ जमीन सौंपने के लिए समय सीमा तय की गई थी। मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का यह कदम एचएमटी के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को प्रभावित करने की कोशिश है। उन्होंने 1960 के सरकारी दस्तावेजों का हवाला और वन मंत्री ईश्वर खंड्रे के दावे को चुनौती देते हुए कहा कि इस जमीन का वन विभाग से कोई संबंध नहीं है और इसे अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। For that I am working, I am struggling how to revive this plant not only in Bangalore, in the country 6 places this factory once upon a time running very successfully. It is not a forest land, this totally belongs to HMT. HMT is the owner of the land. Unnecessarily this government, they are not ready to support for the revival of this plant. For that reason only they are disturbing continuously. भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियों के बीच स्पेस मेडिसिन और बायो एस्ट्रोनॉटिक्स के क्षेत्र में एक बड़ी पहल की गई है। देश में पहली बार श्री चित्रा तिरुन्नल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ने मिलकर
पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप प्रोग्राम इन बायो एस्ट्रोनॉटिक्स शुरू किया है। दोनों संस्थानों के बीच हुए समझौते के तहत स्पेस मेडिसिन रिसर्च सेंटर की भी स्थापना की गई है। ये 2 वर्षीय फेलोशिप अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन और भविष्य में भारतीय मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए विशेषज्ञ वैज्ञानिक तैयार करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 के तीसरे दिन बिहार छाया रहा। बिहार सरकार की ओर से स्थापित बिहार पवेलियन उद्योग जगत, नीति निर्माताओं, खरीदारों, टेक्सटाइल्स उद्यमियों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। यहां पहुंचे लोगों ने बिहार के विकसित हो रहे वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र, निवेश अनुकूल नीतियों और औद्योगिक अवसरों की जानकारी हासिल की। साथ ही बिहार में निवेश और औद्योगिक विस्तार की संभावनाओं में विशेष रुचि दिखाई। राज्य की समृद्ध परंपरा, कुशल मानव संसाधन और प्रगतिशील नीतियां बिहार को टेक्सटाइल निवेश के लिए एक आकर्षक विकल्प बना रहे हैं। बता दें कि तीसरे दिन आंध्र प्रदेश सरकार की मंत्री एस साविता, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष जावेद अशरफ, महाराष्ट्र के रेशम निदेशालय के उप निदेशक डॉक्टर महेंद्र बी धावले और बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यापारी आयोग के सदस्य हित चंद्र ने बिहार पवेलियन का भ्रमण किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 के दौरान भारत के हस्तकरघा क्षेत्र के भविष्य और विकसित भारत 2047 के विजन पर एक विशेष संवाद आयोजित किया गया। इस चर्चा में वस्त्र मंत्रालय की विकास आयुक्त हैंडलूम डॉक्टर एम बीना और लेखक और हैंडलूम विशेषज्ञ प्रियंबदा जयकुमार ने भाग लिया। कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, डिजाइनर्स, बुनकरों और वस्त्र उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। चर्चा का मुख्य केंद्र भारत की 3 पारंपरिक बुनाई शैलियों, गुजरात की तंगलिया, उत्तर प्रदेश की अवध जामदानी और तेलंगाना की सिद्धिपेट गोल्लाभामा साड़ी की प्रेरक पुनर्जीवन गाथाएं रहीं। डॉक्टर एम बीना ने कहा कि भारत के हस्तकरघा क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत महिलाएं हैं। उन्होंने जोर दिया कि महिलाओं को केवल बुनाई तक सीमित न रखकर डिजाइन, कच्चे माल की खरीद, विपणन और बिक्री में भी सशक्त बनाया जाना चाहिए। तो भारत का जो हथकरघा है, तो एक तो हमारी विरासत है, बहुत पीढ़ियों से, सदियों से हम ये करते आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और तो ट्रेडिशन है, वो इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन उसके अलावा ये रोज़ी रोटी है 35 लाख से ऊपर लोगों के लिए, एंड जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। तो ये एक्चुअली एक नेशनल प्रायोरिटी है, बिकॉज हैंडलूम इज़ अ नेशनल प्रायोरिटी, क्योंकि एक तो विरासत है, दूसरा लाइवलीहुड है, तीसरा आज आप भारत टेक्स में आपने देखा ही होगा, हर ओर अगर एक शब्द बार बार दोहरा रहा है, वो है सस्टेनेबिलिटी। अब हमारा हैंडलूम तो इनहेरेंटली सस्टेनेबल है, इट डजंट यूज़ पावर। तो फ्रॉम ऑल दीज एलिमेंट्स हैंडलूम्स पे अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस एंड बढ़ावे की ज़रूरत है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक समेत अन्य आरोपियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी और अंतिम अवसर दिया है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल, सिसोदिया, पाठक और अन्य आरोपियों की ओर से अदालत में कोई भी पेश नहीं हुआ। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए पहले भी कई बार अंतिम अवसर दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया। यह मामला सीबीआई की उस याचिका से जुड़ा है जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को आरोप मुक्त डिस्चार्ज किए जाने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। गौरतलब है कि पहले यह मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध था। हालांकि उनके इस मामले की सुनवाई से अलग होने के बाद अब यह मामला दूसरी बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 और 18 अगस्त के लिए निर्धारित की है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। 5वें दिन भी मिसाइल्स, ड्रोन और जवाबी हमलों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। जहां एक तरफ सैन्य कार्रवाई तेज हो रही है, वहीं दूसरी ओर दोनों देशों की बयानबाजी भी लगातार आक्रामक होती जा रही है। आखिर इस बढ़ते संघर्ष का अगला पड़ाव क्या होगा और पूरे पश्चिम एशिया पर इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
ईरान पर अमेरिकी हमलों और जवाबी हमलों का आज 5वां दिन है। हर दिन हमले और तीव्र और बयानबाजी और आक्रामक होती जा रही है। फिलहाल कूटनीति की मेज सजने के बजाय युद्ध का मैदान बारूदी गंध और आग के गोले में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। दोनों पक्ष फिलहाल किसी तरह नरमी दिखाते नजर नहीं आ रहे हैं। मध्यस्थ देश तकनीकी स्तर की वार्ता को बहाल करने की अपील कर रहे हैं। गुरुवार को अमेरिका ने उत्तरी ईरान के सेमनान शहर पर एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार हमला किया। यहीं से ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन और अंतरिक्ष कार्यक्रम संचालित होता है। इसके अलावा अमेरिका ने कुराकाओ के झंडे वाले तेल टैंकर बेलमा पर गोलीबारी का भी दावा किया है। ये जहाज फारस की खाड़ी में स्थित ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप की ओर जा रहा था। अमेरिकी सेना के अनुसार जहाज ने कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद दिशा नहीं बदली, जिसके बाद एक अमेरिकी विमान ने जहाज की चिमनी पर मिसाइल दागकर उसे निष्क्रिय कर दिया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने तड़के बहरीन, जॉर्डन और कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। ईरान ने इन हमलों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। हालांकि इन देशों ने ईरानी हमलों को विफल करने की बात कही है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने पश्चिम एशिया में मौजूद सभी बुनियादी ढांचे को नेस्त नाबूद करने की धमकी दी है। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान के समझौता नहीं करने पर उसके पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाने की चेतावनी के जवाब में ये धमकी दी है। ईरान ने एक बार फिर कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी बाहरी ताकत की दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ईरान की ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे कोई पार नहीं कर सकता है। वहीं इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने इराक के स्वायत्त उत्तरीय कुर्द क्षेत्र के शहर इरबिल पर रात में हुए ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। अधिकारियों के अनुसार इस ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया गया। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब प्रधानमंत्री अल जैदी अमेरिका की यात्रा पर हैं। वहीं ईरान में बढ़ते अमेरिकी हमलों के बीच दक्षिणी क्षेत्र हुर्मुज़गान, बुशहर, खुजेस्तान और सिस्तान बलूचिस्तान प्रांतों में 12वीं की अंतिम परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक महिला अमेरिकी नागरिक को रिहा किए जाने को लेकर ईरान की तारीफ की है। इस अमेरिकी नागरिक को ईरान ने दिसंबर 2024 में गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने कहा कि महिला को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था। अब छोड़े जाने पर अमेरिका ईरान के सद्भावनापूर्ण कदम की सराहना करता है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।